नमस्कार दोस्तों, हम हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी, एलटी की तैयारी कर रहे हैं। ये हिंदी सब्जेक्ट वाले सभी स्टूडेंट के लिए लाभदायक होगी। ठीक है, अब हम एक पार्ट में इसका डाल चुके हैं, दूसरा पार्ट है। पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त है। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा तथा ग्रंथ का महत्व निरूपण है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। बूलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। बूलर, क्योंकि ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें तीन उसमें बट गई। इसमें कुछ तो लोग मानते थे प्रमाणिक है, कुछ अर्ध प्रमाणिक, कुछ प्रमाणिक मानते थे। ठीक है, उसमें बूलर थे कि वो नहीं मानते थे कि ये प्रमाणिक है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर संदेह करने वाले में गौरीशंकर ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराजा, श्यामल दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। रामचंद्र शुक्ल को एग्जाम में पूछ भी चुके हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले, जो प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, उसमें है मिश्र बंधु, कर्नल टोड, मोहनलाल विष्णु पांडे, श्यामलाल सुंदर दास आदि। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिस सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें संक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश की प्रत्यक्ष सिद्ध होते हैं जिसमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। सुख सुखी संवाद का मतलब होता है एक मेल तोता एक फीमेल तोता जैसे चर्चा करते हैं, वैसे इसकी रचना हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित है, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनतम प्रमाणित होती है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा गया है? पिंगल शैली। पिंगल शैली हमारी वो शैली होती है जिसमें पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा गया है। पिंगल शैली जो ब्रज भाषा, जिसमें मतलब अपभ्रंश और ब्रज भाषा होती है, वो पिंगल शैली होती है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, कथा वस्तु, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है, यद्यपि इसका अंगिरस वीर ही माना जाता है। वैसे रस इसमें दो हैं, वीर और श्रृंगार रस। कभी एग्जाम में पूछें तो कौन कौन से रस हैं? वीर और श्रृंगार। वीर रस तो इसका सबसे महत्वपूर्ण रस है। ठीक है, चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ में नायिका का नक्शिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड्रितों आदि का वर्णन खूब मन लगाकर किया है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए हैं। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। एक विनय नामक खंड है पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में सर्गों की समय कहा गया है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि पृथ्वीराज रासो में सर्गों को क्या कहा गया है, तो पृथ्वीराज रासो में सर्गों को समय कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा समय कब्ज कन्न वज्र युद्ध है, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के वर्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं, किंतु छप्य चंद्रबरदाई का अपना प्रिय छंद है। चंद्रबरदाई का जो प्रिय छंद है वो छप्य है, ये भी एग्जाम में पूछ चुके हैं। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ हैं। जो उसका लास्ट भाग था उसने उनके पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया था। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित कराया था। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमासवध है। कैमासवध मंत्री के कैमासवध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था। ये भी पूछते हैं कि कैमासवध जो है वो पृथ्वीराज रासो किसका खंड है, तो वो पृथ्वीराज रासो का है। पृथ्वी चंद्र कृत मातृका प्रथमाक्षर दोहरा अब तक उपलब्ध प्रथम वावनी काव्य है। आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार अमीर खुसरो हैं। उनकी पहेलियाँ मुकरिया दो सुखनुमे आदि तक प्रचलित है। पूछते हैं ना कि अमीर ये पहेलियाँ मुकरिया दो सुखनामे किसने लिखे हैं, तो ये अमीर खुसरो ने लिखे हैं। अमीर खुसरो की भाषा की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। अमीर खुसरो कृत
नुह सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोतिए हिंद की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी को तोतिए हिंद की उपाधि किसने दी थी? अमीर खुसरो को तोतिए हिंद की उपाधि दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़े खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की तथा अनेक नवीन रंगों का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग करके हिंदी नाम दिया। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल यामुद्दीन खुसरो है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल यामुद्दीन खुसरो। ज्योतिषवर ठाकुर कृत वर्णनात्मकार ये 14वीं शती की है और इसमें लेखक ने हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कविराज बांकीदास की कुकवि बतीसी में हुआ है। डिंगल भाषा होती है हमारी, डिंगल भाषा में राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश भाषा जो मिली हुई होती है वो हमारी डिंगल भाषा होती है। ठीक है। डिंगल साहित्य गद्य पद दोनों विधाओं में लिखा गया है। पद में यह साहित्य रासो, प्रकाश, रूपक और वानिका रूप में तथा गद्य में ख्यात, बात, विगत, पीढ़ी और वंशावली आदि रूप में मिलता है। राठौड़ी ख्यात में भट्ट केदार कृत जयमयंक जस चंद्रिका और मधुकर कवि कृत जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बसंत विलाप आदिकाल की अत्यधिक सरस एवं साहित्यिक कृति है। इसके रचयिता का पता नहीं चल सका। इसके 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। चरचरी अथवा चाचरी आदिकालीन काव्य रूप है। इसका प्राचीनतम प्रयोग हरिभद्र सूरी कृत समयिच्छिक कहा में मिलता है। बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत फागु कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि बसंत ऋतु पे जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फागु कहते हैं। आदिकालीन बसंत विलास फागु, विरह देसावरी फागु, स्थूलीबद्ध फागु, नेमिनाथ फागु इत्यादि प्रमुख हैं। जिनदत्त सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन है। बसंत विलाप जैनेतर फागु है। आदिकाल के लोक भाषा काव्य की भी प्रचुरता रही है। इसमें ढोला मारू राधुआ सर्वाधिक लोकप्रिय महत्वपूर्ण काव्य है। ढोला मारू राधुआ कुशलाभ कवि की रचना है और ढोला मारू राधुआ पूछते हैं इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा लोक भाषा है। ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारू राधुआ के दोहों में हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। आदिकालीन जगत सुंदरी प्रयोगमाला वैदक ग्रंथ है। इसके आदिकालीन जो जगत सुंदरी प्रयोगमाला है ये कैसा ग्रंथ है? वैदक ग्रंथ है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। प्राकृत पेंगलव आदिकालीन हिंदी साहित्य का ऐसा संग्रह ग्रंथ है जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं छंदों के उदाहरण के रूप में संग्रहित है। प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण है। प्राकृत पेंगलम में कुछ पद कवि बब्बर द्वारा रचित इनकी कविताओं में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण मिलता है। मौलाना दाऊद कृत चंदायन प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। कुछ ये पंक्तियां दी गई हैं लेखकों की आदिकालीन, इनको तुम पोच करके देख लेना। ठीक है। पृथ्वीराज के बारे में, पृथ्वीराज रासो जो है अपना काव्य महाकाव्य, तो इसके बारे में मैं कुछ थोड़ी सी जानकारी हो दूँ तुमको। जैसे कि इसको अर्धप्रमाणिक जो माना है वो है माना है रामचंद्र शुक्ल ने, श्यामल दास ने, गौरी शंकर ओझा ने, बूलर ने, राम कुमार ने। अर्धप्रमाणिक माना है सुनीति कुमार चटर्जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रमाणिक मानने वाले में श्याम सुंदर दास हैं, मोहनलाल विष्णु हैं। जो दो चार हैं ये मेन मैंने बताएं, इन्हें याद रखना। ठीक है। शुक्ल जी ने चंद्रबजाय को प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। शुक्ल जी वैसे इसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं और चंद्रबजाय को पहला महाकवि और पृथ्वीराज को पहली महाकाव्य मानते हैं। ठीक है।
बच्चन सिंह ने इसे राजनैतिक महाकाव्य त्रसदी भी माना है। बच्चन सिंह ने जो पृथ्वीराज रासो को कहा है कि ये राजनैतिक महाकाव्यात्मक त्रसदी है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।